नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि इस बार मानसून पहुंचने में 4 से 5 दिन की देरी हो सकती है और केरल में 5 जून को मानसून पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर 1 जून को केरल मानसून पहुंचता है। पहले भी यही संभावना जताई गई थी, लेकिन अब इसमें 4 दिन की डिले की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आईएमडी के एडीजीएम डीएस पई। पई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो 4 दिन की देरी का अनुमान लगाया गया है मानसून के पहुंचने में, इसके पीछे क्या खास वजह है? नमस्कार। तो जो मानसून फोरकास्ट जो हम लोग जनरेट करते हैं, ऑनसेट फोरकास्ट, ये सर्कुलेशन फीचर, कन्वेक्टिव फीचर एंड थर्मल फीचर अराउंड इंडिया और पैसिफिक के आसपास का पूरा आंकड़ा लेकर के बनाते हैं। अभी ये इवोल्यूशन डिपेंड करते हैं नॉट ओनली ट्रॉपिकल सर्कुलेशन पैटर्न में, मिड लैटिट्यूड पैटर्न में भी। आपने देखा होगा लास्ट 2 महीने से मिड लैटिट्यूड एक्टिविटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है नॉर्मल से। इसके वजह से एक्चुअली मानसून को अंदर घुसने के लिए, इंडिया के ऊपर घुसने के लिए थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन थोड़ा अभी नॉर्मल से थोड़ा साउथ में है, तो इसलिए थोड़ी देरी है। लेकिन एक अभी एक लो प्रेशर सिस्टम जो फॉर्म हो रही है बे ऑफ बंगाल में, साउथ बे ऑफ बंगाल में, इसके वजह से अंडमान सी में, ईस्टर्न साइड में, अंडमान साइड में मानसून फ्लो को एक्चुअली ड्रैग कर रहे हैं। ये साइक्लोन, ये डिप्रेशन अभी जो फॉर्म होगा आज इवनिंग तक स्ट्रॉन्ग करके, तो इसलिए अंडमान और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नेक्स्ट 48 आवर्स तक मानसून पहुंचेगा। लेकिन केरल में उसके बाद सिंस वो जो लो प्रेशर सिस्टम साइक्लोन बनेगा वो वीकन हो जाएगा, उसके बाद मानसून थोड़ा एनर्जी लूज होगा, इसलिए थोड़ा देरी होने की संभावना है। केरला तक पहुंचने के लिए 5 जून तक लगेगा। ओके, ठीक है। ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अगले 48 घंटे में अंडमान तो मानसून पहुंच जाएगा, यानी अंडमान मानसून तय समय से 4 दिन पहले पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ेगी और केरल पहुंचते पहुंचते 4 दिन की देरी हो सकती है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि केरल तक तो ठीक है, लेकिन क्या केरल के बाद भी मानसून का जो प्रोग्रेस होगा, जो आगे बढ़ेगा मानसून, उसमें भी डिले होने की संभावना है? देखिए, ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब 5 जून के आसपास जब केरल में पहुंचेगा, उस समय में जो सर्कुलेशन का स्टेटस देख करके हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली। सो देयर आर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मानसून का, तो एटलीस्ट एक हफ्ते से पहले बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको 5 तारीख में कैसे वो सर्कुलेशन में चेंजेस है, इसके हिसाब से बोल सकते हैं। ये नॉर्मल से जल्दी भी आ सकते हैं, उसके बाद में नॉर्मल में उसी हिसाब से जा सकते हैं, और स्लो हो सकता है फर्दर। तो ये सभी पॉसिबिलिटी ऑलवेज देयर, बट 5 जब केरल में एक बार आने के बाद फर्दर हम लोग बोल सकते हैं। एक और सवाल है पई साहब कि क्या अभी भी जून और जुलाई के महीने में अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है? क्योंकि ये दोनों महीने खरीफ क्रॉप के लिहाज से बहुत अहम है, उसकी खेती के लिए बहुत अहम है। देखिए, इसमें जो मानसून ऑनसेट केरला में डिले होता है, इसके साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है। कितना क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल मिलेगा, उसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। हमने ऑलरेडी 15 अप्रैल को हमने उन्हें फोरकास्ट दिया था 100% सामान्य बारिश होने की संभावना के फोरकास्ट दिया था। अभी भी वही है फोरकास्ट। हम लोग मई लास्ट तक, कुछ अपडेट है तो मई लास्ट में हम लोग आएंगे, फिर फोरकास्ट आएगा। उसके साथ साथ रीजन वाइज ऑल्सो, मंथ वाइज ऑल्सो फोरकास्ट देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीएस पई साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून के ऊपर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आज कमोडिटी मार्केट में खास करके गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त एक्शन है। चांदी का भाव 1200 रुपए तक बढ़ा है, 45,200 के पार निकल चुका है चांदी का भाव, और गोल्ड में भी एक बड़ी तेजी का माहौल बना है। सोने का भाव 46,000 की दहलीज पे खड़ा है और 200 रुपए तक की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर रविंद्र वीराव हैं, हेड ऑफ कमोडिटी हैं कोटक सिक्योरिटीज के। रविंद्र, पहले मैं आपसे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही जानना चाहूंगा, क्योंकि जोरदार तेजी का माहौल है।
क्या यहाँ पर अभी भी बाइंग का मौका बना हुआ है, और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं बुलियन में उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। मृत्युंजय, अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले हमने पोजिशनल व्यू के ऊपर बात किया था गोल्ड में, और हमने 15 से 1 महीने तक का व्यू दिया था अराउंड 49,000 टारगेट का। तो ये एक दिन में ही 1,000 रुपया बढ़ गया है। तो गोल्ड में मेरे हिसाब से तेजी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि एक माइनर रेजिस्टेंस है इस लेवल पर। अगर स्पॉट गोल्ड देखें इंटरनेशनल में तो 1740 1742 का एक माइनर रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2-3 बार इस लेवल से ये पलटा है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा देखने जैसा लेवल होगा। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 47,000 से 47,050 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट अदरवाइज अगर फंडामेंटल फैक्टर्स और जो भी ट्रिगर्स है वो अगर देखें तो गोल्ड में नेगेटिव नीचे जाने का कोई मेजर रीजन अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। हो सकता है कि वीकेंड के चलते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। अगर डिप आता है टुवर्ड्स 46,750, मेरे हिसाब से 47,000 से 47,050 के टारगेट के लिए बाई करना चाहिए, और स्टॉप लॉस हम 46,600 का रख सकते हैं। और सिल्वर में भी एक अच्छी रैली हमने देखी है, और सिल्वर में भी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, बट डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव आज शाम के सेशन के लिए मेरे हिसाब से 44,800 तक अगर सिल्वर आता है तो एक अच्छी बाइंग लेवल होगी। टारगेट हम इसका ले सकते हैं 44,500 का, और स्टॉप लॉस होगा 44,600। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में अभी भी बाइंग का मौका बना हुआ है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 46,750 के आसपास गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं 47,000 से ऊपर के टारगेट के लिए। और चांदी में भी आपको 44,800 का भाव दिखे तो खरीदिए 45,500 के टारगेट के लिए, लेकिन 44,600 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये राय आपके लिए गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है दोनों काउंटर में। क्रूड में क्या किया जाए? क्या क्रूड में भी आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाइंग का मौका है? मृत्युंजय, क्रूड में काफी कंसोलिडेशन के बाद हमने कल एक अपमूव देखा है। मुझे लगता है कि अपमूव कंटिन्यू रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से अभी यहाँ से अपसाइड मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है, बट मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि 2080 के आसपास अगर आता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कल जो आईईए का रिपोर्ट आया है मंथली आउटलुक, उसमें भी उन्होंने डिमांड सुधरने की बात की है। हालांकि ज्यादा डिमांड सुधरेगी ऐसे उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन यस थोड़ा बहुत डिमांड सुधरने की होप्स है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस लिफ्टिंग। सो मेरे हिसाब से 2200 तक का इनिशियल लेवल मुझे लग रहा है। ये 2300 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 2200 का टारगेट वुड बी हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट। और 2050 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 2080 के आसपास बाई एंटर कर सकते हैं। ठीक है। निकल और जिंक, ये दो काउंटर अभी आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहे हैं? निकल और जिंक दोनों ही थोड़े से दबाव में है। अगर जिंक की बात करें तो जिंक में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी कल के सेशन से। अराउंड 151 के लेवल पे आके वहां से फिर से 154 तक जिंक आया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अंडरटोन है वो थोड़ा सा बेरिश है, और मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें 157 का एक डबल टॉप बन चुका है, और हो सकता है कि आज के सेशन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि 152-152.50 का टारगेट वेरी मच पॉसिबल है। 155 के आसपास एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 156.50। और निकल में भी हमें लग रहा है कि 896 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सो रैलीज टुवर्ड्स 916 एक अच्छी जोन होगी सेलिंग के लिए। 924 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट हम इसमें ले सकते हैं 896। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जालना महाराष्ट्र से, पूछिए। हेलो सर, मैं बाबू सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सिंह साहब। हेलो हेलो सर, कैस्ट्रोल के साहब, बारे में जानना था। कैस्ट्रोल के बारे में जानना था सर।
कैस्टर ऑयल, ओके, ये अब शायद आप पूछना चाह रहे हैं। क्या क्या व्यू है अभी आपका कैस्टर के ऊपर ओवरऑल, रविंद्र जी? मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू देखें मृत्युंजय, तो आई थिंक 3,700 के आसपास, 3,700 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा दबाव में रहेगा। डबल बॉटम है इसमें अराउंड 3590 का, उसके आसपास 3580 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है, और 3,700 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है जिसके ऊपर 3,840 तक का टारगेट आ सकता है। तो आई थिंक अगर डिप आता है टुवर्ड्स 3,590 3,580 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर 3,700 के ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है विवेक का, पुणे से हैं हमारे साथ। पूछिए विवेक जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। जैसे कि हम क्रूड में 3-4 दिन से तेजी देख रहे हैं, तो अगर बाय का पोजीशन है तो उसमें प्रॉफिट बुक किया जाए या थोड़ा सा आगे टारगेट के लिए रुके इस लेवल पे? क्रूड में अभी प्रॉफिट बुक कर लिया जाए जिनको प्रॉफिट हो रहा है, या बने रहना चाहिए ट्रेड में अपसाइड में, रविंद्र जी? अभी 2030 का एक सपोर्ट है, तो अगर उसके नीचे बाइंग है तो मेरे हिसाब से 2030 का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड सबको पता है कि कितना वोलेटाइल कमोडिटी है। सो अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए। सो 2030 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि 2200 तक आ सकता है, तो 2100-130 का स्टॉप को आप रेस कर दीजिए, और फाइनली 2250-2300 तक एक बार फाइनली इसको बुक कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।